हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और शाम को 5 बजे की आपकी क्लास होती है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास, जो कि काफ़ी दिन से चल रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं लाइक एसएसटी, सीडीपी, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे बाल विकास एवं मनोविज्ञान के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, यस सबको गुड इवनिंग। और फटाफट से रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट पे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है प्रश्न। अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तथा इनका विकास अभ्यास और स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, समतात्विक सिद्धांत या अवयववादी सिद्धांत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया है कि हमारे दिमाग की जो भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई चीज़ याद रखना, ठीक है, ध्यान करना, कल्पना करना, तर्क शक्ति, ये सब आपस में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और अभ्यास के द्वारा स्वतंत्र रूप से अगर इनको प्रशिक्षित किया जाए तो इनका विकास किया जा सकता है। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? समय समय पर भाषण देना चाहिए, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देना चाहिए, उत्तरदायित्व के महत्व को बताना चाहिए या छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि बच्चों में समाज के प्रति थोड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी भावना आ जाए? तो देखिए, सबसे प्रैक्टिकल तरीका जो होगा वो होगा कि छात्र जो है समाज में ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें, उनके संपर्क में रहें, उनके बीच में रहें, तो देख देख कर उनके अंदर भी वो भावना नेचुरल तरीके से उत्पन्न हो जाएगी। मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, मानसिक तनाव, अब अभी हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे हाईलाइटेड है कि मानसिक तनाव कितना डेंजरस होता है, ठीक है, और उसको हमें किसी भी तरह से कंट्रोल करना होता है। तो एक जो सबसे पॉपुलर, सबसे पुराना तरीका है जो इनिशियल स्टेज पे लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल मानसिक तनाव के लिए, वो होती है आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ, ठीक है। ये देखिए, इनमें से कौन कौन सी हो सकती है? प्रक्षेपण, पलायन, उदात्तीकरण या फिर ये सभी। तो एक्चुअली ये सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है कैसी? सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, सृजनात्मक बालक आलस से युक्त होते हैं, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है सृजनात्मक बालक जो होते हैं, जो क्रिएटिव बालक है, पहली बात उनका बुद्धि लब्धि से कोई संबंध नहीं होता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है बहुत हाई। अब कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, जो किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, बाकी चीज़ों में, लेकिन वो क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, वो कुछ नया कर जाते हैं। तो सृजनात्मकता वो एक मौलिकता वाली चीज़ है कि किसी बच्चे के अंदर कुछ क्रिएटिविटी होना। इट डजेंट मीन कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, वो इसमें भी अच्छा हो, उसमें भी अच्छा हो, या ये भी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आलस युक्त हो, क्योंकि भाई किसी को भी कुछ नया क्रिएटिव करना है तो उसमें मेहनत लगती है। अगर वो आलस करेगा तो कभी क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। तो सृजनात्मक बालक हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में लगे रहते हैं, वो आलस नहीं होते और अमान्य कार्य नहीं करते। अगर कुछ नया सृजन कर रहे हैं तो वो अमान्य कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो आपका सही जाता है कि सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं, यानी कि वो हमेशा सफल होना चाहते हैं। हमेशा उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो उससे, उसकी वजह से या उसके बेस पे उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे और हम इस चीज़ में सफलता प्राप्त करेंगे। और जब तक नहीं कर पाते हैं वो उसमें लगे रहते हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ भी ऐसी क्रिएटिविटी आई है तो ये जो है इसका बिल्कुल ही परफेक्ट वाला, उनकी प्रकृति की बात, क्योंकि नेचर की बात हो रही है तो उनका नेचर कुछ ऐसा ही होता है। हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम स्थान पर किन आवश्यकताओं को रखा है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, शारीरिक अवस्थाएं, संबद्धता एवं स्नेह संबंधी आवश्यकताएं या आत्मसम्मान आवश्यकताएं।
यहाँ पे पहले स्थान पे शारीरिक आवश्यकताओं को इन्होंने रखा है, ठीक है, कि पहले सबसे जो है शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर उसके बाद वो जो है इसकी पूरी हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति दूसरी आवश्यकताओं के प्रति प्रेरित होता है। और सही भी बात है, पहले तो हमें शारीरिक अवस्थाएं, जैसे भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए, ठीक है, हमें कपड़े चाहिए, या फिर हमें ठंड लग रही है तो हमें स्वेटर चाहिए, मतलब हम पहले अपनी जो है शारीरिक आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब ये पूरी होती है तब बाकी की आवश्यकताएं जो है दिखाई पड़ती हैं, जब तक ये नहीं पूरी होती तब तक इसी पे, या तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है क्या? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र सिद्धांत। तो लेविन ने जो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत दिया है, इसका आधार ये है कि वातावरण में व्यक्ति जो है वो स्थित है, वातावरण में ही रहता है, और इस सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है एक नॉर्मल सापेक्षिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन या फिर नए कुछ जो है अंतर्दृष्टि का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, कुछ ऐसा इन्होंने इसको डिफाइन किया है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है, कुछ हद तक शुरू होने की बात हो रही है कि प्रारंभ कब हो जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि 9 साल से ऊपर के जब बच्चे हो जाते हैं, बेसिकली 9 बोल रही हूँ, मतलब कि शैशवावस्था क्रॉस कर लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जब थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि किशोरावस्था में आते वक्त जब वो नज़दीक आ जाता है, किशोरावस्था आने वाला होता है, बेसिकली उस टाइम पे बच्चों में अमूर्त चिंतन जो है उसका विकास धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। किशोरावस्था में वो अमूर्त चिंतन अच्छे से करने लगते हैं प्रॉपर, है ना। कल्पना शक्ति जो है ये एक्चुअली थोड़ी और पहले भी विकसित हो जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूर्त चीज़ों पर ही आधारित रहती है। जैसे कि बच्चे कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि उन्होंने कोई कार्टून देखा तो वो खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ ही मूर्त ही कर सकते हैं। पर उत्तर बाल्यावस्था में जो ये स्टार्ट हो जाता है मूर्त चिंतन भी थोड़ा बहुत, और कल्पना शक्ति तो तीव्र धीरे धीरे होती जाती है, जो कि किशोरावस्था में जाके प्रबल हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? नहीं वाला बताइएगा। कल्पनाशीलता का आधिक्य, संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति या तीव्र मानसिक विकास? और सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए तीव्र मानसिक विकास। ये जो है ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पे, संवेगों में वृद्धि होती है, संचय की प्रवृत्ति भी उस टाइम पे होती है, पर मानसिक विकास जो है वो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा तेज होता है, सबसे ज़्यादा तेज बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है किशोरावस्था, और लगभग 14 से 15 साल तक की अवस्था में बालक का मानसिक विकास ऑलमोस्ट जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये सही हो जाता है। अच्छा, संचय की प्रवृत्ति जो होती है ना, ये बाल्यावस्था में बच्चों में पाई जाती है, कहीं कहीं पे आपको ये बाल्यावस्था के लिए भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिर्फ टाइप्स चेंज हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा, सिर्फ टाइप्स चेंज हो जाते हैं कि किस चीज़ का संचय करना है, कैसी चीज़ों का। तो ये दोनों में रहती है, बेसिकली बाल्यावस्था में ज़्यादा रहती है, किशोरावस्था में भी बट रहती है। मानसिक विकास बहुत ज़्यादा तीव्र इस टाइम पे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो बालक होता है किशोरावस्था में, वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, जूझ रहा होता है, और वो कल्पना में जीने लगता है, और वो समझ उतना नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो परेशान मानसिक रूप से भी रहने लगता है अपने शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण, ठीक है। तो 14-15 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने अनुभव से सीखता रहता है, उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है मानसिक रूप से। व्यक्ति अपना संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है? बाधाओं के समाधान के द्वारा, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, उद्देश्यों में परिवर्तन करके, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण व निर्णय द्वारा।
एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। जब वर्ग नहीं बन रहा है तो हीरे का चित्र भी नहीं बना पाएगा। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है। विकास क्रमिक है। या अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो उस टीचर का ऐसा मानना है कि विकास जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। ठीक है, ऐसा मानना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है उसका अनुमान। वैसे भी विकास एक क्रमबद्ध तरीके से ही होता है, जैसे कि पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, इस तरह से चलता है। कोई चीज़ सीखता भी है बालक तो एक क्रम में सीखता है ना। जैसे पहले वो पेंसिल चलाना सीखता है, फिर वो लाइन खींचना सीखता है, फिर वो कर्व्स बनाना सीखता है, फिर वो अक्षर लिखना सीखता है। हर चीज़ एक क्रम में होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, एकपक्षीय स्थानांतरण या फिर बहुपक्षीय स्थानांतरण? तो क्योंकि सहायक हो रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, या प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। जो विशेषता नहीं है बाल केंद्रित उपागम की, तो बाकी सब ठीक रहता है, लेकिन बच्चा जो है वो अपने पाठ्यक्रम का निर्माण वो स्वयं नहीं करता है। जो प्रॉपर सिलेबस होता है पढ़ाया उसी को जाता है। बस ये कि बालक को थोड़ा केंद्र में रख के उसको ध्यान में, उसकी रुचियों का, उसको सीखने के तरीकों का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। किशोरावस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? किशोरावस्था विभिन्न प्रकार के कष्टों की अवस्था है। किशोरावस्था रचनात्मक विकास की अवस्था है। किशोरावस्था झंझावतों की अवस्था नहीं है। किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। सबसे उपयुक्त कथन। तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है कि हाँ, झंझटें तो होती हैं इस आयु में, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी ये रचनात्मक विकास की भी अवस्था साथ साथ में ही रहती है। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? कौन सा? खेल कूद में विशेष स्थान देना, विद्यालय छात्र परिसर का नेता बनाना, कक्षा में मॉनिटर बनाना, या स्वोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना सृजनशील छात्र छात्राओं के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका, स्वोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सृजनशीलता को आगे एक स्टेज आगे तक लेकर जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे परामर्श देना। और उद्देश्य विहीन ना हो, स्वोद्देश्य हो, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सृजनशील छात्र छात्राओं, ओके सॉरी ये रिपीटेड है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, परिवार को जिससे बालक आता है देना चाहिए, सामाजिक वातावरण को देना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए? तो यहाँ पे जो सबसे अधिक महत्व हमें देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। टीचर का, शिक्षक का निर्णय हमेशा सबके बारे में एक नहीं होता। वैसे भी जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो ठीक है, वो दिख जाते हैं, वो सबके जगह अपनी जगह अपना एक अलग जगह बना ही लेते हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो है इसमें लिए हम सब इनमें से किसी को भी उतना महत्व नहीं दे सकते। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वो एकदम ही ज़्यादा परफेक्ट और सही एक्यूरेट रिजल्ट देना, रिजल्ट बताना या आकलन करके बताना कि हाँ ये बच्चा जो है प्रतिभावान है, कि बालक की श्रेणी में है, इसकी पहचान एग्जैक्ट है, कंफर्म्ड है, उसके लिए सबसे बेस्ट यही होंगे, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड यही होंगे। शिक्षा परिमार्जित करती है केवल बालक के अर्जित व्यवहार को, केवल बालक के मूल व्यवहार को, बालक के मूल एवं अर्जित दोनों व्यवहारों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होता है मूल और अर्जित दोनों व्यवहारों को। ठीक है, निम्न में से क्या एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है?
बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। समर्थ बालकों के साथ साथ असमर्थ बालकों में जागरूकता की भावना का विकास करना, या समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। और यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4, समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। ये उद्देश्य समावेशी शिक्षा का नहीं है, बाकी सब हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।